नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. सो अर्लियर लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे वन पीस ऑफ लैंड पे हम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द production. Up look here students, here they have written yield. Yield is measured as the crop produced on a given piece of land during a single season. अब yield का मतलब क्या है? yield का मतलब देखो क्या बता रहे हैं कि एक सिंगल सीजन में एक लैंड के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होंगी, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड यील्ड. तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आपकी एक पर्टिकुलर सीजन में एक लैंड के ऊपर जितनी आपने अपनी क्रॉप्स ग्रो की हैं उसको हम बोलते हैं यील्ड या फिर प्रोडक्शन, जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई. ठीक है. अब 1960s के मिड तक तो जो नॉर्मली सीड्स यूज करते थे कल्टीवेशन के लिए वो सारे ट्रेडिशनल होते थे, पुराने तरह के सीड्स होते थे. ठीक है. सो ट्रेडिशनल सीड्स जो है उनको ज्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए होती थी. फार्मर्स जो है वो काउ डंग या अदर नेचुरल मैन्योर यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर्स और प्रोडक्शन करते थे, कल्टीवेशन करते थे. ठीक है. अब लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ठीक है. अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन है कि जो इंडियन फार्मर थे उन्होंने व्हीट एंड राइस की कल्टीवेशन को इंक्रीज करा. बट हाउ? ठीक है. बाय यूजिंग HYV सीड्स. HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड. हाई यील्डिंग वेराइटी बेटा HYV सीड्स की फुल फॉर्म भी एग्जाम में 1 मार्क में आती है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट. HYVs हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. अब अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड्स के अकॉर्डिंग तो क्या डिफरेंस है पुराने ट्रेडिशनल सीड्स में और HYV सीड्स में? ट्रेडिशनल सीड्स में लेस इरिगेशन चाहिए होती है, लेकिन HYV सीड्स में ज्यादा इरिगेशन चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए इनको इनसे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. ठीक है. और इससे फायदा क्या होगा कि सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं. HYV सीड्स जैसे मैंने आपको बताया पानी तो इनको चाहिए ज्यादा, इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आ सकें. तो अगर आपको HYV सीड्स यूज करने हैं तो इसके लिए आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए. HYV सीड्स भी हो, यहाँ पे इरिगेशन भी हो, फर्टिलाइजर्स भी हो, पेस्टिसाइड्स भी हो, तभी आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. अब पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स थे दे वर द फर्स्ट स्टेट्स थी जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया गया था. किस लिए यूज किया गया था? प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में सीड्स, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने ट्यूबवेल्स पक्के जो थे वेल सेटल डेवलप ट्यूबवेल सेटअप करे. देन इसके साथ साथ उन्होंने ट्रैक्टर्स लिए, थ्रेशर्स लिए, प्लोइंग टूल्स लिए, हार्वेस्टिंग टूल्स लिए, सो दैट अपनी कल्टीवेशन को वो अच्छे से कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकें और फास्टली ग्रो कर सकें. ठीक है. और इसका रिजल्ट क्या उनको मिला? उनको व्हीट एंड राइस की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो हुई. अब पालमपुर में अगर आप पालमपुर विलेज की हम बात करें यहाँ पे तो व्हीट की यील्ड की अगर हम बात करें तो जब ट्रेडिशनल वेराइटी से ट्रेडिशनल सीड्स के साथ ग्रो करते थे तो आपकी कल्टीवेशन थी 1300 kg पर हेक्टेयर. पर जब उन्होंने HYV सीड्स का कॉम्बिनेशन बनाया तो कितनी यील्ड हुई? 3200 kg पर हेक्टेयर. सो कितनी इंक्रीज हुई? बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई. सो देयर वाज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. अब फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा सरप्लस में व्हीट था तो वो मार्केट्स में व्हीट को सेल करने के लिए रेडी थे. तो आई होप आपको मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दोनों क्लियर हो गए हैं. दोनों की एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है और दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है. ठीक है. सेम पीस ऑफ लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स मीन्स डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना, मोर देन 2 क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर. और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में मॉडर्न टेक्निक्स के साथ HYV सीड्स, इरिगेशन, न्यू वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको यूज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड. डिफरेंस बेटा आप सब बहुत अच्छे से इसका लर्न कर लेना. ठीक है. नाउ विल द लैंड सस्टेन. सो लैंड क्या है? इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. तो अब हमें इसको यूज करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. ठीक है. क्योंकि हम लैंड जो है वो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, हम इसी लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज करके मैक्सिमम इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई बट फर्टिलिटी जो थी सॉइल की वो धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे वो ज्यादा यूज करते रहे, कंटिन्यूस यूज करते रहे ग्राउंड वाटर का फॉर ट्यूबवेल पर्पज. तो वाटर लेवल जो था वो ग्राउंड लेवल और वाटर का लेवल जो था वो
डिक्रीज होना शुरू हो गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स। इतना टाइम लगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो सॉइल फर्टाइल होती है, उसका लेवल बनता है, और जो ग्राउंड वाटर उसका लेवल अगर रिड्यूस हो जाए तो उसको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग हियर दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यस, अब देखिए नीचे बॉक्स में लिखा गया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, ताकि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो सकें। सो समटाइम्स ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर, लेक्स को पोल्यूट कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया को तो मारते ही मारते हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर देते हैं जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। सो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। सो कंटिन्यूस यूज होता गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल की जो हेल्थ थी, सॉइल की जो फर्टाइल लेवल था वो धीरे धीरे क्या होता गया, डिग्रेड होता गया, कम होता गया, खराब होता गया। अब पंजाब फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स यूज करें, ताकि वो अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकें। और प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करते करते क्या हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी वो भी बहुत ज्यादा राइज हो गई। बिकॉज अगर आप मीन्स ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। Now moving to the next topic, how is land distributed between the farmers of पालमपुर। तो लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पालमपुर में। तो पालमपुर में आपको बिगिनिंग में बताया था 450 फैमिलीज जो थी वो लैंडलेस, आउट ऑफ 450 फैमिलीज 1/3 फैमिलीज जो थी वो लैंडलेस फार्मर्स की थी। दैट इज 150 फैमिलीज हम बोल सकते हैं कि जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, जो दलित पीपल थे, ठीक है। और जो रिमेनिंग फैमिलीज थी उसमें से जो 240 फैमिलीज हैं उनके पास तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड थी, हम कह सकते हैं कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी। और इन प्लॉट्स के ऊपर कल्टीवेशन करके, एग्रीकल्चर करके वो अपनी फैमिली के लिए एडिक्वेट इनकम, प्रॉपर इनकम नहीं ला पाते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स जो थे वो विलेज में छोटे छोटे लोगों में, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड थे, लोगों में डिवाइडेड थे। अब दूसरी तरफ कुछ हमारे पास ऐसे प्लॉट्स भी थे, 60 फैमिलीज थी जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की थी, जो मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करती थी। और बहुत ही कम बहुत बड़े बड़े फार्मर्स थे हु वाज हैविंग लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, जिनके पास लैंड जो थी वो 10 हेक्टेयर से थी या फिर 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा थी। ये आप इस पिक्चर को देखें, इसको आपको इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड द पाई चार्ट। यहाँ पे आपको कल्टीवेटेड एरिया भी गिवन है एंड नंबर ऑफ फार्मर्स भी गिवन है। तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो देखिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये रहे, ठीक है। और जो हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो सारे हैं येलो कलर वाले, और स्मॉल फार्मर्स हैं ये पर्पल कलर वाले। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की कल्टीवेबल एरिया ज्यादा था एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर्स। और अगर हम नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कम थे, बल्कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो ज्यादा थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जो ज्यादा है उनके पास कम लैंड है, जो कम है उनके पास ज्यादा लैंड है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कहाँ से आएगी। सो लैंड के बाद लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। सो फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। तो जो जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स थे वहां पे वो अपनी फैमिलीज के साथ कल्टीवेशन करते थे अपने अपने खेतों में, ठीक है। वही खुद ही लेबर प्रोवाइड करते थे। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो खुद काम नहीं करते थे, वो छोटे छोटे फार्मर्स को हायर करते थे अपने फील्ड्स पे काम करने के लिए। मीन्स जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी उनसे वो अपनी लैंड के ऊपर काम करवाते थे। सो उनसे काम करवाने के बदले में उनको वेजेस पे करते थे। वेजेस मतलब जो जितनी उनको पेमेंट की जाती है, लेकिन ये सारी वेजेस उनको कैश में नहीं पे की जाती थी। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब है कि काम के बदले में उनको कोई क्रॉप दे देना, थोड़ा सा वीट दे देना, थोड़े से राइस दे देना, ठीक है। और रीजन टू रीजन ये जो वेजेस थी उनकी वेरी करती थी, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती थी, डिपेंड करता था। कभी मन करता था तो ज्यादा वेजेस दे देते थे, कभी कम, ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी वो भी उनकी फिक्स नहीं थी। जब उनको चाहिए होता था तो फार्मर्स को बुला लेते थे, अदरवाइज उनकी छुट्टी कर देते थे, ठीक है।